क्या देख लिया आपने? क्या ये सही है? बोर्ड्स 2025 अकाउंट्स का पेपर देखते देखते आज का भी दिन निकल गया और यहां लिखा है मैं पास हो सकता हूं, हम सब पास हो सकते हैं। तो क्या आपने सही देखा? क्या आपने सही सुना? यस, आपने सही सुना है और सही देखा है। आज मैं आपके सामने ऐसी बात रखने जा रहा हूं जो शायद YouTube पे बहुत कम मिलती है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड्स में पेपर चेक कैसे होते हैं, अकाउंट्स का पेपर चेक कैसे होगा। और ये देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, 100% गारंटी देता हूं वो 7वें आसमान पे होगा और इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आज का जो भी हुआ है, जितना भी जिस भी लेवल पे आपका प्रिपरेशन हुआ है, पास तो आप हो ही जाओगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं मार्किंग स्कीम कि किस तरह से पेपर चेक करते हैं और किस तरह से मार्क्स देते हैं। और ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सब कुछ तो क्वेश्चन पेपर में ही है। जैसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ से आंसर बनाते हो, कुछ उसी तरह का काम मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि कौन से टॉपिक में किस तरह का अकाउंट्स बनाया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करें, शुरू करें। आज हम देखेंगे आपको आपके कॉन्फिडेंस को किस तरह से क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर, जो एक अनफॉरगेटेबल वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स, तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखना है, ठीक है। आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहां वहां से जुगाड़ कर ही लोगे। ओके, इतना तो आप काबिल हो ही। अब उसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे, बहुत जन क्या करते हैं, बहुत जन डायरेक्टली फॉरेन अकाउंट पे आ जाते हैं, डायरेक्टली एनपीओ पे आ जाते हैं, ठीक है। मेरा मानना यह है कि धीरे धीरे जैसा पेपर का पैटर्न है ना, वैसे आप सॉल्व करो। क्योंकि अगर फाइनल अकाउंट आपने पहले स्टार्ट कर दिया, उसमें अगर आप फंस गए ना, तो आप उसको फाइनल अकाउंट को टैली करके ही मानोगे तो 2 घंटा 2.5 घंटा कहां चले जाएगा ना, आपको भी पता नहीं चलेगा, और ये आप जानते हो। इसीलिए जैसा पेपर है ना वैसा सॉल्व करो। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस। आपको जैसा ठीक लगता है, जैसा आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है, उस तरह से आप आपका पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, एडमिशन का क्वेश्चन आता है। आपको पता है कि एडमिशन का क्वेश्चन कैसे होता है, एक छोटा सा बैलेंस शीट होगा और नीचे छोटे छोटे क्या होंगे, एडजस्टमेंट्स होंगे, ट्रांजैक्शंस होंगे। तो अब उस एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन को आपको याद है कि उस बैलेंस शीट में से कैपिटल ट्रांसफर करना, जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना। तो जब आप हर चीज को ट्रांसफर करते हो, सी ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। हर छोटे छोटे एडजस्टमेंट को जब आप लेके आते हो तो उसका हाफ मार्क्स, अब हर एडजस्टमेंट को ना 1 मार्क है, हाफ मार्क आपको यहाँ पे लिखने का देगा और हाफ कहां देगा, हाफ देगा यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो कोई कोई क्या करेगा पता है क्या, कोई कोई इसको सीधा 36,000 बाहर लिखेगा, ऐड करके दिखाएंगे नहीं यहाँ पे कि 30,000 प्लस 60,000 36,000 हुआ, आपने सीधा लिख दिया। तो अगर जो चेक करने वाला है ना, उसके दिमाग मतलब थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, मैं बोल ले रहा हूं, लेकिन डायरेक्टली आपने 36,000 ले लिया तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके हाफ मार्क्स क्या कर ले, वो काट ले। बहुत जन को डाउट होता है कि ऐसा डायरेक्टली वैल्यू बाहर ले सकते हैं क्या। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, ऐड करके दिखाना है। और यहाँ पे आपने क्या कर दिखा दिया, फायदा दिखा दिया यहाँ पे। अब इसके बाद कुछ नुकसान हुआ है तो आपको यहाँ पे डेप्रीसिएशन है, आरडीडी है, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन है, यहाँ पे आपने रिड्यूस करके दिखाया तो उसके हाफ मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे एडजस्ट करके दिखाया, उसके आपको क्या क्या मिलेंगे, हाफ मार्क्स मिलेंगे। जब आप अकाउंट को ओपन करते हो तो चलो, अकाउंट को ओपन करते हो तो उसका कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन जब आप गुडविल बांट रहे हो, आप रिजर्व्स बांट रहे हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हो, तो उसका आपको प्योर मार्क्स मिलता है। एग्जैक्टली ये था एडमिशन का। आगे चलते हैं, हम आगे किसके बारे में डिस्कस करें, क्या टॉपिक है, रिटायरमेंट है। दोनों ऑप्शन में है। जैसा मार्किंग स्कीम एडमिशन के लिए है, सेम मार्किंग स्कीम किसके लिए है, तो रिटायरमेंट के लिए। आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, यस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो 10 मार्क के लिए है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करने वाले हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या करके ड्रॉप करके रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज के साथ ड्रॉवर का भी है, ड्रॉवी का भी है, फिर लेजर भी बनाना, आपको बहुत दिमाग का तान हो जाता है। 16-17 जर्नल एंट्रीज होती है, लेकिन है इजी, रिपीटेटिव जर्नल एंट्रीज है, कोई नया नहीं आ सकता उसके अंदर। हर एंट्री पहले बिल बनेगा, फिर बिल को डिस्काउंट करेगा, नहीं तो एंडोर्स करेगा, नहीं तो बिल्स इनटू बैंक फॉर कलेक्शन होगा, नहीं तो वो ऑनर होगा, नहीं तो डिसऑनर होगा। मतलब समझे वाली बात है, लेकिन फिर भी चलो। तो अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज अटेम्प्ट करते हो तो हर एंट्री को बिल, ये सेल्स करने का एंट्री, बिल ड्रॉ करने का एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, बिल ड्रॉ करने का एंट्री,
उसके बाद जब डिस्काउंट करते हो आप बिल को, है ना, अगर बिल डिस्काउंटेड है, अगर बिल डिस्काउंट करवा के रखा है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको दिख रहा है कितने मार्क्स दिए, 2 मार्क्स दिए। छोटा मोटा अगर आपको कैलकुलेशंस करने के लिए आ जाता है तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जो बिल है वो क्या क्या रिबेट किया है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। देखो यहाँ भी मैं आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपका ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर बिल ड्यू डेट से पहले रिटायर होता है, याद रखना, अगर बिल ड्यू डेट से पहले रिटायर होता है, अगर ये आपने चैप्टर ऑब्जेक्ट ऑप्शन में डाल के रखा हुआ है तो उसका ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल रहा है यहाँ पे। अगर बिल ड्यू डेट के पहले ऑनर होता है तो उसे रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, जो डिस्काउंट दिया जाता है, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज रीबेट। क्या कहा जाता है, रीबेट। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, रीबेट ऑब्लिक डिस्काउंट। तो आप रीबेट लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जब आप डिस्काउंट निकालो तो डिस्काउंट का वैलिडिटी कितना है, 1 महीने का बिल है, 2 महीने का बिल है, उसको कंसीडर करने के बाद डिस्काउंट निकाला जाता है। एक और इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है कि अगर आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ड्यू डेट। से फॉर एग्जांपल आपने एक बिल बना दिया, बिल बनाने के बाद उसका वैलिडिटी है 2 महीने का बिल है या समझो 3 महीने का बिल है। अब 3 महीने का बिल जब आप ड्यू डेट निकालते हो, 3 महीने के बाद जब आप ड्यू डेट निकालोगे, तो अगर उस ड्यू डेट पे कोई नेशनल हॉलिडे आता है, मतलब 15th ऑफ अगस्त, 26th ऑफ जनवरी और 2 अक्टूबर, इनमें से कोई भी अगर डेट आता है तो आपका जो ड्यू डेट होगा वो एक दिन पहले होगा, ना कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर होगा, उसके एक दिन पहले आएगा। मतलब 14 अगस्त, 25 जनवरी और 1 अक्टूबर, ये याद रखना, आता ही है एग्जाम में। तो इस तरह से हम क्या सॉल्व करते हैं, हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ये उसका मार्किंग स्कीम, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इश्यू ऑफ शेयर। डिसोल्यूशन कहा गया, डिसोल्यूशन, दिस इज डिसोल्यूशन, यहां पे डिसोल्यूशन है। तो ये आपका एकदम समझे वाली बात है। आपके पास सामने डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे होगा, एक छोटा सा बैलेंस शीट होगा। यस रिमेंबर, एक छोटा सा बैलेंस शीट आपके सामने जो डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन है। अब डिसोल्यूशन के नीचे छोटे मोटे क्या होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं। जो डिसोल्यूशन में आपको करना क्या है, डिसोल्यूशन में सारे असेट को ट्रांसफर करना है। तो ये हो गया सारा असेट ट्रांसफर, जितना भी बैलेंस शीट में है कैश को छोड़ के जितने भी असेट है वो सब आप कर दोगे ट्रांसफर। ऑब्वियसली असेट है तो डेबिट में आएगा और लायबिलिटी है तो क्रेडिट में आएगा। कैन यू सी, हाफ मार्क यहां दे दिया, हाफ मार्क यहां दे दिया। हिंदी की अगर आपने कहावत सुनी हो तो बूंद बूंद से सागर बनता है या बूंद बूंद से घाघर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जो भी भरना है, लेकिन बूंद बूंद है। ये जितने भी बूंद आप कलेक्ट करेंगे ना, आपके 40 मार्क 80 में से 50% मार्क कहीं भी नहीं जाएंगे। जो क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके देने वाला है, आपको सिर्फ सही जगह पहुंचा देना है। बहुत सारे एडजस्टमेंट नहीं भी आते होंगे ना तो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ असेट हो गया, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी हो गया। अब छोटा सा बेसिक ये है कि असेट आता यहां से तो जाता यहां से, एक तो बिकेगा नहीं तो पार्टनर ले जाएगा। लायबिलिटी आता क्रेडिट में लेकिन जाता कहां से, डेबिट से, तो इसका हाफ मार्क दे दिया, इसका हाफ मार्क दे दिया। ठीक है, कोई पार्टनर लेके गया तो उसका हाफ मार्क दे दिया, हर छोटे छोटे एडजस्टमेंट का। अब हाफ अगर यहां है तो हाफ उसके सेकंड इफेक्ट का दिया है। जैसे कि आपने ये तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब आपने असेट को बेचा तो यहां पे 90,000 इसका हाफ मार्क दे दिया। मतलब एवरी एडजस्टमेंट इज हैविंग 1 मार्क। ठीक है ना, तो यहां पे आपने क्या कर दिया, आप देख रहे हो यहां पे किस तरह से हाफ ऑफ मार्क्स आपको हर ट्रांजैक्शन का, हर एडजस्टमेंट का आपको मिल रहा है। अब एक और बात, ये देखो यहाँ पे अकाउंट बैलेंस क्या क्या ओपन किया, यहाँ पे मार्किंग सिर्फ दिया नहीं लेकिन मिलता है। क्या मिलता है, यहाँ पे आपने रिजर्व फंड बांट दिया, ये आपको क्या मिल गया, हाफ मार्क मिल गया। यहां से उठा के आप लेके आए, इसको क्या मिल गया, हाफ मार्क मिल गया। ये सेकंड इफेक्ट आपने दिया, यहां से क्या मिल गया, हाफ मार्क मिल गया। तो ये हाफ मतलब वहां का हाफ और यहां का हाफ मिला के क्या बनता है, 1 मार्क मिलता है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एकदम बेसिक सी बात है कि जब आप एंट्री करते हो, किसी भी एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हो, तो पहला इफेक्ट अगर आपने डेबिट दिया है तो दूसरा क्रेडिट होगा, पहला इफेक्ट अगर आपने क्रेडिट दिया है तो दूसरा डेबिट होगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारा डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब क्या आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, इश्यू ऑफ शेयर। भाई सबका सर दर्द है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता है, कैलकुलेशन में नहीं होना चाहिए। बेसिक काम है एकदम, है ना, कि 10,000 शेयर बेच रहा है और शेयर का पैसा कैसे कलेक्ट कर रहा है, इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रहा है।
10,000 शेयर बेचा, 1 लाख शेयर बेचा, जितने भी शेयर बेच रहे हो वो कितने इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग रहा है? एप्लीकेशन में मांगेगा, अलॉटमेंट में मांगेगा, कॉल में मांगेगा। तो जब एप्लीकेशन में मांगा तो उसका 1 मार्क दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कंबाइन करते हो, मुझे पता नहीं कि आप कंबाइन करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन कंबाइन कर देने का एंट्री आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप कंबाइन नहीं भी करोगे ना, अलग अलग एंट्री करोगे, जैसे कि क्या शेयर का पैसा आपने कुछ रिफंड कर दिया और कुछ कैपिटल में डाला। अब आपको इतने तो आप होशियार हुई कि अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन से रिसीव हुआ पैसा आपने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। और कहां ट्रांसफर कर दिया? और कहां ट्रांसफर कर दिया? अलॉटमेंट में। यहां था अलॉटमेंट में। ऑब्जेक्टिव्स पूछता है फिर से एक बार, अगर एक्सेस एप्लीकेशन है, क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन है एंड कंपनी हैव डिसाइडेड, नहीं, डायरेक्टर हैव डिसाइडेड, वैसे कंपनी बिलोंग्स टू डायरेक्टर, तो कंपनी हैव डिसाइडेड और डायरेक्टर हैव डिसाइडेड नॉट टू रिफंड, तो उसको बोला जाता है प्रो राटा। क्या कहा जाता है उसको? प्रो राटा मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रो राटा मेथड, ठीक है। अगर क्या नहीं किया? रिफंड नहीं किया। एक और ऑब्जेक्टिव बताता हूं, क्या है ऑब्जेक्टिव? कि अगर शेयर एप्लीकेशन, एक्सेस शेयर एप्लीकेशन रिसीव किया हुआ, रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तो उसे सॉरी लेटर भेजा जाता है एंड दैट लेटर इज कॉल्ड एज रिग्रेट लेटर। क्या कहा जाता है? रिग्रेट लेटर। उस रिग्रेट लेटर के साथ रिफंड ऑर्डर जाता है, मतलब जितना मेरे पास पैसा आया था मैं आपको शेयर नहीं दे सकता, उसका पैसा वापस कर दिया अपन ने, जितना भी पैसा हमने उससे लिया था वो क्या कर दिया? पूरा वापस कर दिया। तो ये हो गया 1 मार्क्स, ये हो गया 2 मार्क्स। फिर अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट आ गया, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसको बोलते हैं ड्यू करना। अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जितना शेयर का पैसा मेरे पास आना चाहिए था उसमें से कुछ पैसा मैं एडजस्ट कर चुका हूं, तो पैसा क्या आएगा? कम आएगा। इसका 1 मार्क दे दिया। पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आ रहा है? तो अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है। कितना सिंपल सा जर्नल एंट्री है, ठीक है ना। अब कितना शेयर था? फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर था, कितना कलेक्ट किया? 4 रुपए कलेक्ट किया। कितना आना चाहिए था? 40,000 रुपए आना चाहिए था। सिंपल कैलकुलेशन है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है? फाइनल कॉल ड्यू एंड फाइनल कॉल रिसीव। ये कॉल इन अरियर्स का एंट्री है जो वो 2 मार्क्स दे दिया उसने। अब यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, कॉल इन अरियर्स का मतलब क्या होता है? मैंने पैसे मांगे लेकिन सामने वाले ने दिए नहीं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका भी हिसाब है कि समझो 10,000 शेयर है जिनसे मैं क्या कर रहा हूं? पैसा मांग रहा हूं। उसमें से 500 लोगों ने पैसा नहीं दिया, 500 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया ना। कॉल कितने का था? से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कॉल 3 रुपए का था। कितने रुपए का? 10 रुपए का शेयर है जिसमें से कॉल था 3 रुपए का, तो कितना हो गया टोटल? 1500 हो गया। तो जो भी मेरा ड्यू है 10,000 के हिसाब से, अगर मैं 3 रुपीज मांग रहा हूं तो 30,000 मेरे पास आना चाहिए था। आई ना बात समझ में? अगर 10,000 शेयर मेरे मार्केट में बेच रहे हैं और फाइनल कॉल पे मैं 3 रुपए ले रहा हूं तो 30,000 मेरे पास आना चाहिए था। 500 शेयर होल्डर ऐसे है, एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 500 शेयर है, उसने 3 रुपया नहीं दिया, मतलब उसने 1500 नहीं दिया, तो मतलब कितना आया? 28,500 आया। कितना आया? 28,500 आया। इस तरह से आप इसमें सीधे सीधे कितने मार्क्स ले सकते हो? 2 मार्क्स ले सकते हो। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं आया कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। डेबिट में क्यों होगा? क्योंकि वो आपका असेट है, आपका ही पैसा है जो आना बाकी है। और 2 क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही आपने डिमांड किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पे आप कितने मार्क्स ले सकते हो? 2 मार्क्स ले सकते हो। तो यहां पे आपका बन जाता है इशू ऑफ शेयर। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको क्या मिलता है? डेथ मिलता है, ठीक है। अब डेथ के ऑप्शन में वर्टिकल एनालिसिस आता है, जो यहाँ पे वर्टिकल एनालिसिस, इनकम स्टेटमेंट। अगर फिर से बता रहा हूं आपको, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि अगर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट आ जाता है, भाई लॉटरी है, लॉटरी छोड़ना नहीं। बताऊंगा कि आगे कितना सिंपल काम है। फिलहाल अगर डेथ आ जाता है, ये पूरा सम है डेथ का, सेम एज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। एडमिशन में पैसा आ रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट में पैसा जा रहा है, वो खुद लेके जा रहा है, डेथ में भी पैसा जा रहा है, लेकिन वो नहीं लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? उसका नॉमिनी लेके जा रहा है, उसका एग्जीक्यूटर लेके जा रहा है। फिर से एक ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूं कि जो मरा हुआ पार्टनर है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिसीड पार्टनर। जो प्रॉफिट उसको दिया जाता है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर? वो सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड किया जाता है? बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है। देखो फिर से एडजस्टमेंट जो आपने एडमिशन में किया, रिटायरमेंट में किया, डेथ में किया, डिसोल्यूशन में भी आपने किया, फिर फाइनल अकाउंट में भी आप करते हो। डिप्रीसिएशन क्या है यहाँ पे? देखो बिल्डिंग का वैल्यू, ये क्या है? बैलेंस शीट है।
यहाँ पे उसको हाफ मार्क दे दिया, यहाँ पे हाफ मार्क दे दिया, ये एडजस्ट किया, यहाँ पे हाफ, सिर्फ पोस्टिंग का हाफ हाफ मार्क दे रहा है। यहाँ पे आपको जितने भी बैलेंस शीट है ना, जितने भी बैलेंस शीट है, एडमिशन में बैलेंस शीट है, डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट है, देन डेथ में बैलेंस शीट आ गया, एनपीओ में बैलेंस शीट आ गया, उसके बाद फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के कंटेंट भी आप देख लेंगे ना, 80 में से 40 मार्क, 40 नहीं लेकिन 30 मार्क तो आपको मिल ही जाएंगे। बाकी तो आप होशियार हुई, 20 मार्क ऑब्जेक्टिव में से तो 10 से 15 आसानी से निकाल ही लोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, डेथ है, जहां पे आपको अगेन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे अकाउंट ओपन किया उनका, है ना, उसको मार्क्स नहीं दिया, लेकिन क्रेडिट साइड से ओपन करने के बाद गुडविल बांटा, इसका जो लॉस है वो एडजस्ट किया, बैलेंस निकालना, बैलेंस निकालने के बाद उसका कैपिटल बनाना, ये कैपिटल बनाने का आपको 1 मार्क मिलता है। फिर आप ये जितने भी छोटे छोटे एडजस्टमेंट किए, इसके सबके आपको हाफ 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 क्या दे दिए, मार्क्स दे दिए। रिपीटेटिव है हर बैलेंस शीट, कोई भी, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, पता है क्या, हमारे हर एक काम को ड्यू रेस्पेक्ट मिल रहा है, हर छोटे से एफर्ट को वो लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, हर छोटे छोटे एफर्ट को। तो कंटाला करके ना, मतलब नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, डब्बा बनाते जाओ, जहां जहां डब्बा, जो जो लेजर बन रहा है ना, वो लेजर बनाते जाओ, जो जितना आपको आ सकता है उतना आप करो। 101%, 200% गारंटी देता हूं कि आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये होगा कि अरे सिर्फ इतने लिखने का मार्क्स क्या देगा, यहां से उठा के वहीं तो ट्रांसफर किया है, तो हर एफर्ट का आपको क्या मिलता है, मार्क्स मिलता है। अब ये आ रहा है वर्टिकल स्टेटमेंट, जो लॉटरी है, पूरे 8 मार्क का लॉटरी है। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, छोटा सा क्या आएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपको क्या कर देना है भाई, उसको कन्वर्ट कर देना है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में। अब वर्टिकल स्टेटमेंट मतलब क्या, सेल्स में से आप पूरा का पूरा एक्सपेंसेस जो है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। ये ट्रेडिंग का एक्सपेंसेस माइनस किया, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंसेस माइनस किया, और ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगा, यहाँ पे जीपी दिया होगा, वो क्वेश्चन में दिया होगा। ये जो एनपी यहाँ पे आया ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, सेम वैल्यू होगा, जो आपको यहाँ पे आके क्या कर देना है, लिख देना है, क्या है, नेट प्रॉफिट का ये वाला वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास क्वेश्चन में एज इट इज अवेलेबल है, आपको सिर्फ उसको वर्टिकली प्रेजेंट करना है। एक बार देख लो बैलेंस शीट ना, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेक्स्ट बुक में एक बार चेक कर लो, इतना ईजी है ना, बोले ये 8 मार्क पूरे के पूरे लॉटरी है अपने लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट हो गया। और उसके बाद आ रहा है सबका बाप, एनपीओ। एनपीओ एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें 12 मार्क लेना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर ये आपका प्रॉब्लम है ना, बहुत मुश्किल है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, एक ही सम कराया है, एक्सपेक्टेड है, बोर्ड में एक्सपेक्टेड है। और इसके पहले ना उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका बेसिक का भी वीडियो है, और इजीली समझ में आता है कि एनपीओ को सॉल्व कैसे किया जाता है। अच्छा, अभी आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो है, आपको एनपीओ में कुछ भी नहीं आता, तो आपको करना क्या है पता है क्या, आपको डेबिट वाला वैल्यू को क्रेडिट करना है, और क्रेडिट वाला वैल्यू को डेबिट करना है। सिर्फ आप ये जो मैं बोल रहा हूं ये खाली ध्यान रखना, क्या करना है, 2 को बाय को 2 करना है, इतना काम आपको करना है। ओके, अब उसके बाद ये क्या है, एनपीओ है, ये क्या है, एनपीओ। अब एनपीओ में हमने कैसे कैसे आपको पोस्टिंग करवाया, देखो एनपीओ में ये एक्सपेंडिचर साइड, यस दिस इज एक्सपेंडिचर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इनकम। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, और ये क्या हो गया, हमारा इनकम है। तो जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसको आपको सिर्फ क्या करना, क्या है, पोस्टिंग करना है। ओके, अब नेक्स्ट ये इनकम और एक्सपेंडिचर हो गया। यहाँ पे जितने भी खर्चे थे वो सब आपने क्या कर दिए, पोस्ट कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पे आपने आपके क्या कर दिए, इनकम, जितने भी सन्ड्री इनकम है, जितने भी इनकम आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसका जो क्वेश्चन होता है ना, इसका जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, कैश बुक होता है। इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से। इसका जो क्वेश्चन होता है, इसका आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो मिलेगा कैश बुक, ठीक है। अब आपने 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक पढ़ा है, कैश बुक कैसा होता है, रिसिप्ट होता है और पेमेंट होता है, ठीक है ना। मतलब आए हुए पैसे और गए हुए पैसे, कहां से पैसा आया और कहां पे पैसा गया। तो ये जितना भी एक्सपेंडिचर है ये आपको पेमेंट में मिलेगा। अब और ये जो आपका इनकम है वो आपको कहां मिलेगा, रिस्क में। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आया हुआ पैसा ही इनकम बनेगा और गया हुआ पैसा ही क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर बनेगा। अब एक्सपेंडिचर में सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे छोटे मोटे एक्सपेंडिचर है जो आप देखते ही समझ सकते हो, ये तो एक्सपेंसेस है, आप देखते ही समझ सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग है, ग्राउंड है, प्रीमाइसेस है, इन्वेस्टमेंट है, एफडी है, कैश है, ये सब क्या है, ये सब आपका असेट है। तो आप चुपचाप आके असेट में आ जाएंगे और उसका पोस्टिंग कर देंगे। लायबिलिटी में कैपिटल है, और ये अगर आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, फिर से एक बार अगर ये आ गया, लाइफ मेंबरशिप फीस आ गया, क्या आ गया, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है पता है क्या, ये सीधा कैपिटल में ऐड हो जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखने का, लाइफ मेंबरशिप फीस ऑब्जेक्टिव में
सीधा सीधा क्या होता है, कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। कभी कभी लाइन भी देता है, कभी कभी नहीं भी बोलता है, तो नहीं बोला होगा और आपने इसको इनकम में कंसीडर कर लिया। कहां कंसीडर? इनकम में, तो आपके मार्क्स खा जाएगा, ये आपके मार्क्स ले लेगा। तो आपको कहां लेके जाना है, उसको सीधा सीधा लेके आना है, कहां पे? बैलेंस शीट में, कैपिटल में सीधा सीधा ऐड कर देना है। बिल्डिंग फंड है, डोनेशन है, डोनेशन ध्यान रखेंगे, डोनेशन दो तरह का होता है। एक प्लेन सिंपल डोनेशन है जिसको जनरल डोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल डोनेशन। और एक आएगा ना डोनेशन, ऐसे लिखा होगा डोनेशन, उसके आगे कैपिटल लिखा है तो सीधा आके यहाँ पे लायबिलिटी में लिख देंगे। उसके आगे फर्नीचर लिखा है, उसके आगे बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो कुछ भी अगर डोनेशन के आगे लिखा हुआ है ना, आप सीधा के कहां लेके आओगे? उसको बैलेंस शीट में लाओगे। एग्जैक्टली। तो ये आपका क्या आ गया? लायबिलिटी आ गया। ये आपका क्या आ गया? असेट आ गया। छोटा सा बैलेंस शीट का हिस्सा यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये कैश एंड बैंक है, कैश इन हैंड है, ये सबका। अब यहाँ पे बाइफर्केशन देखो कैसा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 6 मार्क्स है और बैलेंस शीट का 6 मार्क्स है। ऐसे करके 12 मार्क्स का बन जाते हैं, एनपीओ के बन जाते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 7-8 मार्क्स तो आप ऐसे ले सकते हो, लेकिन मेरा वीडियो देख लीजिए ना, पूरा 12 का 12 मिलेगा, 11.5 भी नहीं मिलेगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि है फाइनल अकाउंट। दोनों कंपलसरी है, एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट दोनों कंपलसरी है। फाइनल अकाउंट में लास्ट ईयर इतना इजी फाइनल अकाउंट था कि मेरे 8 बच्चे को 100 में से 99 आया था। 100 में से 99 आया था 7 से 8 स्टूडेंट को। इतना मतलब इस लेवल पे प्रैक्टिस की थी, हर एक एक टॉपिक पे 70-70, 80-80 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट, ठीक है ना। और टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अभी आप आगे जब आप जाएंगे ना, तो ये ध्यान रखना कि अगर आपने इस साल टेस्ट नहीं दिया, आप जैसे तैसे आप 12th निकाल लो या बहुत अच्छी तरह से 12th निकाल लो, लेकिन जब आप इसके बाद जाओगे, डिग्री में आप पहुंचोगे और अच्छे से लेवल पे, क्योंकि आज आपको डिग्री वाले, मास्टर वाले बहुत मिलेंगे, तो आपको अगर आगे बढ़ना है, अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो इतना ध्यान रखना कि आपको सबसे अलग होना पड़ेगा। आपके मार्क्स भी अच्छे चाहिए, ऑल्दो मार्क्स डजंट मैटर, लेकिन एंट्री के लिए मार्क्स मैटर करते हैं। ध्यान दिया जाता है कि किसके कितने परसेंटेज है। कॉलेज के एडमिशन के लिए मार्क्स लगते हैं, ठीक है ना। तो मार्क्स तो अपने को लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और मार्क्स लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, कि जो बहुत बड़ा शेफ भी होगा ना, किसी बहुत बड़े होटल के अंदर बहुत बड़ा शेफ भी होगा ना, वो भी बनाने के बाद ना उसको थोड़ा सा क्या करेगा? टेस्ट करेगा। तो मतलब फाइनली प्रेजेंट करने के पहले वो क्या कर रहा है? चेक कर रहा है ना। उसी तरह से आपको फाइनल एग्जाम के पहले आपको अपने आप को चेक करना है कि वेदर आई एम रेडी और नॉट। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ऑल्दो दे आर द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर, लेकिन फिर भी जाके सीधा खेलना चालू कर देते हैं? नहीं, मैच से पहले दे नॉकिंग करते हैं, वो पहले प्रैक्टिस करते हैं, कितने कितने सारे बॉल खेलते हैं, तब जाके वो फाइनली अपने आप को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। सो इसी तरह से हर स्टूडेंट को ना अपने अंदर ये बात समा लेनी है कि फाइनल से, किसी भी चीज के फाइनल से पहले प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अपने आप को टेस्ट करो, अपने आप को चेक करो। तो हम पहुंचे कहां पे? हम पहुंचे फाइनल पे, दैट इज फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट है, मैं आपको पहले बता रहा था कि जो फाइनल अकाउंट है, लास्ट ईयर का फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पूछा ही नहीं था, सीधा बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तो छोटे से ट्रायल बैलेंस में से 4-5 एडजस्टमेंट थे, सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखो ना, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है, गए साल का जो ये पेपर था उसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पूछा था। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट कितना सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट का कंटेंट, ओपनिंग स्टॉक परचेस लेस रिटर्न, बाजू में सेल्स लेस रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो यूज नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो यूज नहीं हुआ। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो खर्चा हो गया, इसीलिए डेबिट है। परचेस है, खर्चा हो गया, डेबिट है। सेल्स है, इनकम देता है, इसलिए क्रेडिट है ना। क्लोजिंग स्टॉक है, खर्चा नहीं हुआ, पोटेंशियल इनकम है, अगले साल बेचूंगा, इसलिए इसको क्या बना दिया? यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। और उसको सेकंड इफेक्ट कहां गया? उसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड लिया है। क्या लिया है? असेट साइड। देखो वहां पे आधा मार्क दिया, यहाँ पे आधा मार्क दिया। हर छोटे छोटे एडजस्टमेंट को, डेप्रीसिएशन, कितने सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें आप सिर्फ डेप्रीसिएशन से 4-5 मार्क्स ले लोगे, ठीक है ना। फिर करंट अकाउंट है, आज ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो अकाउंट, फाइनल अकाउंट मिलेगा जिसमें करंट अकाउंट है और एक्सपेक्टेड है। और इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि किसी भी टॉपिक में वो करंट अकाउंट आ जाए, आप उसको इजीली क्या कर लोगे? सॉल्व कर लेंगे। लॉजिक समझा है, करंट अकाउंट का अगर लॉजिक समझ लिया ना, तो किसी में भी आने दो, एडमिशन, रिटायरमेंट, रेजोल्यूशन, किसी में भी आने दो, आप उसको इजीली क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये करंट अकाउंट हो गया, ठीक है। सब कैपिटल ओपन किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये छोटे छोटे जो एंट्रीज है, देखो क्रेडिटर्स लाने का आपको हाफ मार्क दे दिया। अब कितने सारे ऐसे बैलेंस शीट है जिसमें आप क्रेडिटर्स लेके आओगे, बिल्स पेबल लाओगे, असेट लाओगे, कैश लाओगे, स्टॉक लाओगे, भाई बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये देखने के बाद आपका थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ही होगा कि भाई ये नहीं, मैं अगर जीरो भी है ना, जीरो भी नॉलेज है, कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी मैं क्या हो सकता हूं, पास हो सकता हूं। इस कॉन्फिडेंस को साथ में रखना, ठीक है ना। वो पाकिस्तान का जो कैप्टन है, उसको कॉन्फिडेंस देखो, इंग्लिश नहीं आता है फिर भी क्या इंग्लिश बोलता है, वो मीम्स आ रही है ना उसके ऊपर, तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। कुछ नहीं भी अगर आ रहा है ना, कुछ भी नहीं भी अगर आ रहा है, ये वीडियो देखने के बाद खाली एग्जाम में जाके कौन से टॉपिक में कितने कितने लेजर बनते हैं, कौन सा अकाउंट बनता है, उसमें सिर्फ आपको जाके क्या कर देना है, पोस्टिंग कर देना है। 101% आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और बेसिक एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग है, एप्रिसिएशन है, ये सारी जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट है जो हर क्वेश्चन में आ ही रहे, वो आप कर ही सकते हो। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों को भी भेजो ये, ताकि उनको पता चले कि बोर्ड्स में पेपर कैसे चेक किया जाता है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी लेक्चर में मिलेंगे। आप फर्स्ट ईयर में होगे तो फर्स्ट ईयर का, जब आप अगले साल फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे तो अगले साल फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स आप देख सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।